हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कुछ सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियाँ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। ये कहानी हमें भेजी है राहुल हल्दर जी ने। शुद्धोधन दास जी कोलकाता से दिल्ली रहने आए थे। वो यहाँ कारपेंटर की दुकान खोलना चाहते थे। अपने एक दोस्त के पास रुककर दुकान के लिए खाली कमरे की तलाश करने लगे। दिल्ली में खाली दुकान मिलना इतना भी आसान नहीं था, पर तलाश पूरी हुई। साथ ही वहीं रहने की जगह भी मिल गई और किराया भी कम था। तो उस घर के मालिक दिनेश से बात कर सब कुछ पक्का कर लिया था। ये घर संत नगर के बुराड़ी नामक जगह पर था। शुद्धोधन दास ने जब उस जगह और दुकान मिलने के बारे में बताया तो उसका दोस्त चौंक कर बोला, तुमको और कोई जगह नहीं मिली थी क्या? पता है, वहाँ आज से 7-8 महीने पहले उसी घर में कई मौतें हुई थी और सब लोग उस घर को भुतहा मानते हैं। उस घर में अब कोई रहने नहीं आता और तभी उसका मालिक तुझे वो घर इतने सस्ते पर किराए में दे रहा है। पर शुद्धोधन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके पास इतना पैसा नहीं था और कुछ काम तो जल्द से जल्द शुरू करना था और इतने सस्ते में उसे कोई खाली कमरा भी नहीं मिल सकता था। शुद्धोधन ने अपने दोस्त की बात को अनसुना कर वहाँ आ गया। घर आखिर बड़ा था और नीचे दुकान थी। दुकान के लिए सभी सामान भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा, पर वहाँ के आसपास के लोग शुद्धोधन जी को हैरानी से देखते थे। वो तो उस घर के सामने से जाते हुए भी भगवान का नाम लेते थे और शुद्धोधन तो वहाँ रहने आया था। पास ही रहने वाले एक बूढ़े ने आकर शुद्धोधन से कहा, बेटा, जानते हो ना, तुम जिस घर में रह रहे हो वहाँ कुछ ऐसा हुआ था कि हम इस जगह को भुतहा मानते हैं और तुम तो यहाँ रहने आ गए। शुद्धोधन इन सब से परेशान हो चुका था तो झिझकते हुए बोला, बाबा, हम रह रहे हैं, आप तो नहीं ना? और मैंने उन भूतों का कुछ बिगाड़ा है क्या जो मुझे परेशान करेंगे? वो बूढ़ा, जो तुम्हारा मन, ये बोलते हुए वहाँ से चला गया। आसपास के आदमी भी हमेशा उसे यहाँ न रहने की सलाह देते, पर वो किसी की बात न सुनता। उस घर का मालिक, जिसका नाम दिनेश भाटिया था, वो भी कुछ दिन के लिए यहाँ अक्सर रहने आते। एक दिन शुद्धोधन ने इन सब मौतों के बारे में उनसे पूछा तो उसने बताया, हाँ, ये सच है, पर इससे क्या तुम्हारे घर में किसी की मौत हो जाए तो तुम वहाँ रहना छोड़ दोगे? हालांकि शुद्धोधन जब से यहाँ आया था उसे तो कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि यहाँ कोई नकारात्मक चीज़ें भी हैं। कारपेंटर का दुकान भी बन गया था और उसने 1-2 और आदमी को काम पर रख लिया था और दुकान भी चल निकली थी। लोगों में अब भी दहशत तो थी, पर आज शुद्धोधन को आए उस घर में 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया था। लोगों में डर तो कुछ कम हुआ था इस घर को लेकर और अब वहाँ के लोग भी उसके दुकान से सामान बनवाने लगे थे। इस बात से शुद्धोधन भी खुश था। दिल्ली में इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा था तो रात को शुद्धोधन जी ऊपर छत पर ही सोते। उनका मानना था कि हाँ, आत्माएं रात को आती हैं, पर वो तो छत पर रहते हैं, तो इस घर में हैं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। पर एक रात वो छत पर लेटे हुए थे। रात के करीब 11 बज रहे थे। उनकी आंखों में भी नींद ने दस्तक देना चालू ही किया था कि उन्हें लगा मानो कोई उनके सर के पास खड़ा है। उसकी गर्म सांसों की गर्मी शुद्धोधन को अपने मुंह पर महसूस हो रही थी। उन्होंने हड़बड़ाहट में अपनी आंखें खोली तो देखा कोई एक आदमी का साया उनके पास खड़ा है। फिर वो गायब हो गया और उन्होंने देखा छत का दरवाज़ा खुला हुआ था जो उन्होंने बंद किया था। फिर एकाएक वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और उनके कान में आवाज़ आई, स्वागत है मेरे घर में। पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। उन्होंने इसे कोई वहम समझा और फिर से नीचे जाकर कमरे को देखा, कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया। और फिर जब उन्हें तसल्ली हुई कि कोई नहीं है तो फिर जाकर सो गए। सुबह उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनका शरीर पूरा भारी हो गया था। सर में भी दर्द हो रहा था और पूरे शरीर में भी। नीचे आकर देखा तो उन्हें कमरे में कुछ खास बदलाव दिखा, जैसे जो कुर्सी किसी दूसरे कमरे में रखी थी वो किसी और जगह थी। पैरों के निशान भी थे, मानो रात में कई लोग इस घर में चल रहे थे। खिड़की भी खुली हुई थी जो उन्होंने बंद कर रखी थी। ऐसी ही कई चीज़ें, पर इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तबीयत वैसे ही ख़राब लग रही थी तो उन्होंने दुकान को काम करने वाले आदमी को फ़ोन कर आज नहीं आने को कहा
और फिर एक सरदर्द की गोली खाकर वहीं बेड पर लेट गए और न जाने उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आसपास के लोग आज शुद्धोधन की दुकान न खोलने को लेकर परेशान थे। वो सुबह से बाहर निकले भी न थे और अब तक तो दुकान खोल देते थे और आज नहीं। वहाँ के लोगों ने उस भयानक घटना को देख चुके थे तो उन्होंने देर न करते हुए दरवाज़ा खटखटाते हुए उन्हें बुलाने लगे। ये देख कुछ और लोग भी उन्हें बाहर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगे। एक लोग ने तो पुलिस स्टेशन पर भी फ़ोन कर दिया था। शुद्धोधन जी ने कई लोगों के बुलाने की आवाज़ सुनी और वो जल्दी से आँख मलते हुए बाहर आए। बाहर खड़े लोगों के चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी, पर जब उन्होंने देखा कि शुद्धोधन जी ठीक हैं तो उनकी जान में जान आई। तो शुद्धोधन ने उन्हें बताया कि थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए दवाई खाकर सो गया था, इसलिए आप लोगों की आवाज़ नहीं सुन पाया। एक ने कहा, आप इस घर में रहेंगे तो ऐसे ही बीमार होते जाएंगे, यहाँ से चले जाइए। तो शुद्धोधन ने उसकी बात को काटते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा सा दर्द है और कुछ नहीं। अब अक्सर शुद्धोधन जी को घर में चीज़ों के अक्सर बदलाव दिखने लगे, जैसे उनके अलावा इस घर में कई और लोग रहते हों। पर इन दिनों उनका दुकान एकदम चल निकली थी, कमाई भी एकदम अच्छी हो रही थी, पैसे बचा कर अब घर भी भेजने लगे थे। पर उन्हें रात को अक्सर बहुत भयानक आवाज़ें व छत पर किसी के टहलने व बात करने की आवाज़ें सुनाई देती। पर जैसे अब इन्हें इन सब की आदत पड़ चुकी थी, वो इसे हमेशा नज़रअंदाज करते। पर एक दिन जो हुआ वो शुद्धोधन जी के लिए बहुत ही भयानक था। हुआ ये कि उन्हें रात को बाथरूम लगी और वह नीचे आए और बाथरूम कर पानी पीने लगे तो उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक सा चेहरा लिए एक आदमी खड़ा था और कई साये वहाँ पर घूम रहे थे। तभी सभी ने वहाँ रखी रस्सी को उठा अपने गले में डाल बचाव बचाव करते हुए वहीं झूल गए। ये सब देख शुद्धोधन जी डर से कांपने लगे थे। वो तुरंत चिल्लाते हुए बाहर भागे और बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह जब पास के लोगों ने उन्हें देखा तो तुरंत हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बताया उन्हें मेमोरी शॉक पड़ा है, उन्हें जगाने में कुछ समय लगेगा। शुद्धोधन जी जब उठे तो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। फिर जब वो ठीक हुए तो उन्होंने बताया कि उस घर में कुछ तो है, जैसा आप लोगों ने बताया ठीक वैसा ही उन्होंने कुछ देखा है। शुद्धोधन जी ने वो घर छोड़ दिया। तो क्या हुआ था उस घर में और लोग क्यों डर रहे थे और उस घर के लोगों में ऐसा क्या था कि ऐसी घटना हुई। बात है 50 साल पहले की। गोपाल भाटिया तब राजस्थान में रहा करते थे। उन्हें एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी जिसका नाम नारायणी था। फिर उन्होंने नारायणी से शादी कर ली। हालांकि उनके पिताजी इस रिश्ते से नाखुश थे, इसी कारण वो घर छोड़कर हरियाणा चले आए। यहाँ 2 साल रहने के बाद वो दिल्ली चले आए और यहाँ बुराड़ी इलाके में रहने लगे। उनके लड़के अब बड़े हो गए थे। 2 लड़के रतन व उत्तमेश थे और एक लड़की प्रमीला। लड़कों की शादी हो गई, लड़की भी विदा कर दी गई। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा, पर एक दिन गोपाल जी न रहे। इसका सबसे बड़ा झटका रतन को लगा था, क्योंकि वो अपने पिताजी से बहुत लगाव रखता था। वो अक्सर उन्हें सोचता रहता। वैसे तब भी गृहस्थ जीवन ठीक ही थी। एक दुकान था प्लाईवुड का जो काफ़ी अच्छे से चल रहा था। पर एक दिन अचानक जब रतन काम कर रहा था तो ऊपर से एक बड़ा प्लाईवुड उसके ऊपर आ गिरा, जिससे उसकी आवाज़ चली गई। बहुत इलाज किया पर कोई फ़ायदा न हुआ, उसकी आवाज़ वापस ना आई। इसी बीच एक और दुखद खबर आई कि रतन की बहन प्रमीला के पति का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो कुछ दिन बाद वो यहीं रहने लगी। रतन की आवाज़ जाने के कुछ महीनों के बाद एक रात उसे अपने कमरे में कुछ अटपटा सा लगा, मानो उसने किसी साये को देखा हो, पर वो किसी से कुछ नहीं बताया। ऐसा ही अक्सर उसे कुछ न कुछ आवाज़ें व साये अक्सर दिखाई देते थे, पर वो तो बोल नहीं पाता था। फिर 2 साल बाद एक दिन शाम को वो एकाएक बोल उठा। घर वाले को विश्वास नहीं हो रहा था कि रतन बोल रहा है। जब उससे पूछा गया कि ये कैसे हुआ तो उसने बताया कि पिताजी उसके सपने में आए थे और उसे कहा कि उसकी आवाज़ ठीक हो जाएगी, और कुछ दिन बाद ही वो ठीक हो गया। घर वाले भी खुश थे, पर अक्सर वो घर वालों से कहता रहता कि पिताजी की आत्मा को अभी शांति नहीं मिली, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कहीं जाकर उनके नाम की पूजा करवाते हैं। रतन के 2 बच्चे थे, ध्रुव और मेनका, और उत्तमेश के 3 बच्चे, प्रियंका, नीतू और शिवम। सभी उज्जैन गए, वहाँ पिताजी के नाम पर पूजा करवाई। फिर रतन को पता चला कि यहाँ के तांत्रिक बहुत ही ज्ञानी व किसी भी आत्मा से उसकी मुलाकात करवा सकते हैं। तो भृतहरि गुफा, जो वहाँ का जाना माना तंत्र जगह है,
वहीं पर एक तांत्रिक से अपने पिताजी की आत्मा की शांति व उनसे मुलाकात के लिए एक तंत्र पूजा करवाई। तांत्रिक के बताया अनुसार उसे हफ्ते में अपने घर कई बार पिताजी के नाम से छोटी मोटी पूजा करनी होगी, जिससे उसके पिता उसके परिवार को सही राह दिखाएंगे। एक रात रतन को कुछ महसूस हुआ, जैसे उसके पास कोई खड़ा हो। जब उसने आंखें खोली तो देखा एक बहुत ही भयानक सा चेहरा लिए एक साया खड़ा है। फिर वो साया उसके पिताजी के रूप में बदल गया। रतन ने उससे बात की। वो आत्मा जिसने उसके पिता का रूप लिया था, उसने बताया कि उसे एक तरह की पूजा करनी होगी जिससे घर के सभी काम ठीक से होंगे। जब वो सुबह उठा तो उसने सबको इस बारे में बताया और रतन ने सभी बातें एक रजिस्टर में लिख रखी। अब तो रतन को अक्सर वो आत्मा नजर आती। वो उसे कई धार्मिक बातें बताती जिसे वो एक रजिस्टर में नोट कर लेता। उत्तमेश की लड़की प्रियंका की शादी की परेशानी हो रही थी, पर एक सुबह रतन के बताए अनुसार घर में एक अनुष्ठान कराया गया, जिसके कुछ ही दिनों बाद प्रियंका की शादी भी तय हो गई। ये सब देख घर के सभी अब विश्वास करने लगे थे कि सच में रतन को उसके पिताजी की आत्मा दिखाई देती है, जो रतन के माध्यम से उनके घर को खुशहाल कर रहे हैं। लेकिन सच बात ये थी कि वो आत्मा उसके पिताजी की आत्मा नहीं थी। वहाँ उसके तांत्रिक पूजा के बाद उस घर में कुल 5 आत्माओं का वास था, जो रतन को अपने वश में कर रखी थी, क्योंकि वो उसे अपना माध्यम बनाना चाहती थी। इसीलिए हर शाम अक्सर वो कुछ ऐसी बातें बड़बड़ाने लगता जिसे पूरे घर वाले डर जाते। वो सभी को कहता, अगर रजिस्टर में लिखे हुए कायदों को ना माना तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिन भर में 2-3 पूजा घर में होने लगी थी और शाम को सभी को उस पूजा में शामिल होना अनिवार्य था। सब रतन की बात मानते भी थे और उसकी पत्नी मीना भी उसके इन सब कामों में हमेशा उसका साथ देती। उस पर भी एक आत्मा ने वश किया हुआ था। सभी शैतानी आत्माएं सभी की जान की प्यासी थी, पर घर वालों को लगता ये तो रतन के पिता की आत्मा है जिसे वो देखता है। लेकिन रतन ने बहुत ही भयानक से दिखने वाले उन 5 आत्माओं को देखा था, पर सुबह होते ही उसे कुछ न याद रहता, केवल इसके सिवा कि सपने में उसके पिताजी आए थे और कई बातें बताई थी। रतन की हर बात को प्रियंका उस रजिस्टर में लिखती। वो रतन की हर बात को मानने लगी थी। फिर एक रात रतन ने देखा कि उसके पिताजी फिर उसके सपने में आए थे और इस बार उस आत्मा ने उन्हें एक पूजा करने को कहा, जिसे बड़ पूजा कहते हैं। अगले दिन रतन ने सबको ये बताया कि ये पूजा हमें पूरे 7 दिन तक करनी है और बताया इस पूजा के बाद हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 7 दिन तक रतन के कहे अनुसार पूजा। फिर एक बार रतन ने बताया कि पूजा का अंतिम चरण ये है कि तुम्हारा हाथ मुंह को बांध कर व आंखों पर पट्टी बांध कर तुम्हें लटकना होगा और तब ये पूजा पूरी होगी। घर वाले पहले ये बात सुनकर डर गए, पर रतन ने बताया कि इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं, केवल तुम्हें चक्कर आएगा, गला भारी हो जाएगा, पर फिर भी पिताजी की आत्मा आकर तुम्हें खुद बचा लेगी और फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे एक एक कर उतार दूंगा। इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। रतन की बातों में आ चुके थे सब, पर उन्हें नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं। सभी ने सोचा था कि उन्हें तो कुछ नहीं होगा। सभी ने अपने अगले दिन की प्लानिंग भी कर रखी थी। उनके घर का कुत्ता टॉमी के बर्ताव से सब परेशान थे। वो अक्सर रतन को देखकर भौंकता रहता और घर वाले सोचते कहीं ये बीमार तो नहीं है। वो दिन भी आ चुका था। रतन के कहे अनुसार टॉमी को घर के छत पर बांध दिया गया। वह रात के 12 बजे पूजा शुरू हुई। घर वालों को कुछ देर बाद एकाएक न जाने क्या हुआ, वो खुद ही जाकर स्टूल लाने लगे। वह ध्रुव व शिवम जाकर टांगने के तार ले आए। फिर एक एक कर रतन ने सबको हाथ बांध दिया। वो सबके मुंह पर पट्टियां लगा दी। वह आंखों को भी बांध दिया, क्योंकि रतन की मां नारायणी देवी बूढ़ी थी तो वह स्टूल पर नहीं चढ़ सकती थी। तो रतन ने बताया कि वो जाकर एक कमरे में लेट जाए। रतन की पत्नी मीना ने सबके गले में रस्सी डाल दी, फिर खुद भी आंख मुंह बांधकर गले में रस्सी डाल खड़ी हो गई। फिर रतन कोई मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने जैसे ही इशारा किया, सभी झूल गए और सब तड़पने लगे। कुछ ही देर में उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। फिर रतन ने भी खुद के गले में रस्सी डाल झूल गया और कुछ ही देर बाद वो भी मर चुका था। अंदर कमरे में नारायणी देवी अभी भी जिंदा थी। फिर एक बहुत ही भयानक सा साया दिखा जो उनकी तरफ बढ़ने लगा। फिर वही रखी बेल्ट अपने आप नारायणी देवी के गले में कसती चली गई और कुछ ही देर में तड़प कर वो भी शांत हो गई। सुबह जब दूध वाले के बुलाने पर वो दुकान के न खोलने के कारण जब घर के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था। जब कुछ लोग अंदर आए तो वो मंजर देख सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
अंदर देखा तो 10 लाशें झूल रही थी। फिर पुलिस को फ़ोन किया गया। घर में केवल एक जिंदा वस्तु मिली और वो था उनका कुत्ता टॉमी, जो छत पर बंधा हुआ था, जो बीमार लग रहा था। कुछ दिन के उपचार के बाद भी वो मर गया। कई जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इसे सामूहिक आत्महत्या बताया। घर में हुए इस हादसे के बाद सब उस घर को भूतिया मानते हैं और आसपास के रहने वाले भी वहाँ से चले गए थे और वहाँ दहशत का माहौल सभी के चेहरों पर साफ दिख सकता है। हालांकि सुद्धोधन दास के आने के बाद लोगों के मन में कुछ डर खत्म होने ही लगा था कि जो घटना सुद्धोधन जी के साथ हुई वो सुनकर लोगों ने अब उस घर को अभिशापित मान लिया था। अब उस घर की कीमत करोड़ों की जगह कुछ नहीं थी, क्योंकि वहाँ कोई रहना तो दूर उसकी बात भी सुनने से डरते थे। और आसपास के रहने वालों का कहना है कि छत पर वह खिड़की से झांकते भयानक साये का दिखना आम बात है, जो वहाँ के लोगों के मन में दहशत को जिंदा रखने को मजबूर करता है। एक अंधविश्वास पूरे घर को ले डूबा था, वो भी ऐसे परिवार को जो पढ़े लिखे थे। तो अपने आसपास हो रही किसी भी ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा न दे, वरना उसका नतीजा बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर, दिल्ली की रहस्य गली। मेरा नाम मुकेश है। नगर गांव का लड़का हूँ मैं। आधी रात को जंगल में जाकर लौट सकता हूँ। अमावस्या को गांव के शमशान से शव जलाने वाली लकड़ी न जाने कितनी बार लाया हूँ, परंतु मेरा डर है केवल दिल्ली शहर से, जहाँ 2 कदम बढ़ने पर लोगों से धक्का लगता है। इलेक्ट्रिक लाइट के कारण दिन है या रात समझ ही नहीं आता। वहीं पर एक रात जिस मुसीबत में पड़ा था क्या बताऊँ। नई दिल्ली शहर में शाम के बाद निकलना इससे डरने की बात नहीं। मेरी ये बात सुन सब हंस पड़े। तो सुनो फिर बताता हूँ। कुछ महीनों पहले कुछ किताब व सामान खरीदने दिल्ली गया था। सोचा था एक दिन में ही सब कुछ खरीद कर रात की बस से घर लौट आऊँगा, लेकिन दिल्ली जाने पर इधर उधर न घूमकर कैसे रहा जाए। पहला दिन इसी में कट गया। दूसरे दिन बुक मार्केट जाकर किताब व कुछ सामान खरीद लिया। कोई बड़ा सामान नहीं था, एक बैग में सभी किताब भर एकदम सीधे दिल्ली स्टेशन पर जाना ही था, वही ठीक होता। लेकिन तुरंत ख्याल आया, सोचा एक बार आशीष के साथ मिलकर आऊं। आशीष हमारे गांव का ही लड़का है, स्कूल में मेरे साथ पढ़ाई की है और कॉलेज में भी कुछ साल हम दोनों पढ़े हैं। अवश्य ही आशीष ज़्यादा दिन नहीं पढ़ा। बहुत ही भावनात्मक लड़का है। किसी काम में बहुत दिन तक सब्र करने का धैर्य नहीं था। बचपन से ही दूर की सोच, बचपन में घर से भी बहुत बार भाग चुका है। बड़े होने पर भी उसका यह स्वभाव नहीं गया। बातचीत नहीं, कुछ नहीं। एक दिन हम सब सुने कि महाराज हरिद्वार चले गए। उस बार किसी तरह हम सब कॉलेज के रजिस्टर में उसके अटेंडेंस को बना के रखा, लेकिन ऐसे कितने दिन रखा जाए। वर्ष के अंत में परीक्षा के समय हमारे अटेंडेंस लगाने के बाद भी कॉलेज में इतने कम दिन आया कि उसकी परीक्षा देने की अनुमति असंभव थी। हम सब दुखी हुए। लड़का इतना अच्छा और मिलनसार था कि हम सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन आशीष को मानो बहुत अच्छा लगा कि उसे अब परीक्षा नहीं देना है। बोला तब और क्या, जा रहा हूँ बंगाल की खाड़ी व अरब सागर घूम कर आता हूँ। फिर महीनों आशीष गायब। हम लोगों से उसका मन कुछ अलग था। ये पृथ्वी बहुत ही बड़ी है, इसी आनंद से उसका मन भरा रहता। पृथ्वी के इस बड़े जंजाल में पथ पथ घूमकर उसके और देखने की आशा नहीं मिटती थी। जिन सब देशों को उसने नहीं देखा उनके बारे में वो इतने मग्न होकर बोलता कि हमें भी कभी कभार मोह लग जाता था। ऐसा लगता है इस छोटे शहर के छोटे जानने वाले रास्ते पर आने जाने से जीवन का कोई मतलब नहीं है। रास्ता जहाँ समाप्त है, आसमान का जहाँ किनारा है, वहाँ खड़े होकर गहरी सांस न लेने पर बचना ही असंभव है। लेकिन हमारे ये क्षणिक मोह कुछ मिनट के बाद ही कट जाते। पर आशीष को ये सब मोह कुछ भी नहीं था। ये था इसका नशा। उसका कहना था कि धरती पर बहुत कुछ है जो आपके आने का इंतज़ार कर रहा है। 7 महीने पहले मेरे घर के पते पर एक चिट्ठी आई थी। बहुत दिन बाद एक गली का पता देकर बताया था कि बहुत जगह घूमकर वो दिल्ली में इस पते पर है, मैं जाकर उससे मिल लूँ। इसके बाद उसके बताए पते पर जाने पर वो नहीं मिलेगा। ये जानते हुए भी एक बार जाने का मन किया। घर का नंबर भूल गया था पर गली याद थी। सोचा यहाँ से बहुत दूर नहीं होगा, वैसे भी ट्रेन को अभी काफ़ी देर है, जाऊँ इससे मिलकर ही आता हूँ, शायद वो मिल जाए। कुछ देर खोजने के बाद एक गली वाले रास्ते पर एक आदमी से जाना कि और कुछ आगे ही आशीष जिस गली में रहता है वो मिल जाएगा। रात तब बहुत नहीं थी,
यही कोई 7:30 या 8, लेकिन गली से चलकर आगे बढ़ते ही बहुत आश्चर्य हो गया। गली हो या मोहल्ला, ये आखिरी दिल्ली का रास्ता ही तो है। फिर भी इस 8 बजे पर भी वहाँ एक भी मनुष्य व जानवर नहीं। सोचा सब जान जाऊंगा, पर मनुष्य कहाँ है, और ये गली भी खत्म नहीं हो रही है। एक बार संदेह हुआ कि शायद गलत रास्ते पर आया हूँ, लेकिन जिस आदमी ने मुझे इस गली में बताया, उसको ऐसा करने से क्या लाभ है। निर्जन रास्ते पर चोरी व डकैती तो नहीं, लेकिन मेरे पास कौन सा 1,50,000 है कि चोरों को षड्यंत्र करना पड़े, और मेरे पहनावे को देख किसी बड़े आदमी को होने की संभावना भी नहीं है। तो फिर और कुछ आगे बढ़ गया। रास्ता वैसे ही निर्जन है। रोड साइड लाइट भी धीमे धीमे जल रही है। वैसे भी लाइट पोस्ट बहुत दूर दूर है और उनके प्रकाश इतने कम है कि पता ही नहीं चल रहा। फिर दिल्ली के अंदर ऐसा रास्ता भी है, कौन जानता था। दोनों तरफ के घर मानो कई युग पहले बने थे। टूटे फूटे दीवार व निकले ईंटों से खड़े हैं। न तो एक भी घर में लाइट है और न ही जनमानस के एक भी शब्द। रास्ते के पास वर्षों पहले के पुराने घर की तरह सब खड़े हैं। क्रमशः ऐसा लगा किसी तरह का एक गंध आ रहा है। बहुत दिन से जहाँ प्रकाश और ताज़ी हवा नहीं गई, मनुष्य का वास जहाँ बहुत दिन से नहीं है, उस घर में जाने पर कैसी गंध आती है। ठीक उसी प्रकार की गंध उस गली में आ रही थी। उस आदमी ने कहा था कुछ दूर जाने पर दाहिने तरफ एक गली मिलेगी, लेकिन इस पुराने घरों के दाएं व बाएं कहीं कोई गली नहीं है। सामने का रास्ता भी कुछ दूर आगे ही बंद है। जिस रास्ते से अंदर गया हूँ, मतलब उसी एक रास्ते से इस गली से बाहर जा सकते हैं। आश्चर्य की बात है, उस आदमी ने ऐसे ही गलत रास्ता क्यों बताया। वहाँ से लौटा, ये गली मानो अब और अंधकार मालूम हो रही थी। अब तक जो लाइट टिमटिमाते हुए जल रहे थे, उन्हीं में से कुछ अब बंद पड़ चुके हैं। ऐसा लगा कि इस गली से निकलने पर ही अच्छा होगा। डरपोक मैं नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली शहर में ऐसे आश्चर्य बात को देख शरीर भयभीत हो रहा था। अभी तो मात्र शाम के 8 बजे हैं। दिल्ली के सभी रास्ते इस समय लोग और गाड़ी से चिल्ला रहे हैं, और पता नहीं क्यों ये रास्ता अभी से एकदम निर्जन हो गया है। ऐसा लगा मानो मैं एक प्राचीन काल के शहर में आ गया हूँ। उस शहर के लोग बहुत पहले घरों को छोड़कर भाग गए हैं। कितने साल किसी के पैर इस शहर में नहीं पड़े, कोई नहीं जानता। मैंने ही शायद इस शहर की चुप्पी को तोड़ा। मेरे खुद के पैरों के आवाज़ के सिवा और कहीं भी कोई शब्द नहीं है। मेरे चलने की आवाज़ घरों से टकराकर प्रतिध्वनि कर रही है। मेरे आंखों के सामने ही कुछ पोस्ट लैंप बुझ गए। वो गंध भी बढ़ जाने के कारण बहुत खराब लग रही थी। नहीं, इस गली से जितनी जल्दी बाहर निकल जाऊं उतना ही अच्छा है। अब आशीष को खोजने की ज़रूरत नहीं है। किसी दिन सुबह के समय आने पर ही अच्छा रहेगा। कुछ दूर जाकर आश्चर्य से खड़ा हो गया। ये क्या, इधर की भी गली बंद है। लेकिन ये कैसे हुआ। मैंने एक रास्ते से इस गली में आया था, इसमें तो कोई संदेह नहीं। इस गली से आगे जाते हुए आसपास कोई और रास्ता भी नहीं था। फिर गली के दोनों छोर बंद, ऐसा कैसे हो सकता है। किसी एक रास्ते से तो मैं अंदर आया हूँ। फिर सोचा हो सकता है और एक रास्ता होगा। जाते वक्त मेरा ध्यान नहीं होगा। अब लौटते वक्त किसी गलत गली में आ गया हूँ, इसीलिए यह बंद है। लेकिन ऐसा भूल कैसे। मैं तो पागलों की तरह नहीं गया था, सब कुछ देख कर ही चल रहा था। रास्ते पर लोग ना हो, पर किसी घर में एक लाइट तो दिखता, या किसी को बुलाकर पूछ लूँ। जो भी हो, यहाँ खड़े रहने से कोई लाभ नहीं जानकर फिर लौटा। गली से निकलना होगा जैसे भी हो। फिर उस अंधेरे गली से खुद के पैर की आवाज़ को सुनते सुनते आगे बढ़ चला। ये गली मानो क्रमशः दीर्घ होती चली जा रही है। मेरे न जानते हुए किसी ने इसे और लंबा कर दिया है। इस बार भी जब देखा गली बंद है तो सीने में डर कुछ बढ़ सा गया। वैसे भी मैं गांव का लड़का हूँ, खुले आसमान व खुले मैदान में बड़ा हुआ हूँ। शहर आने पर वैसे भी मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, और उसके ऊपर ऐसी बासी गंध से भरा अंधकार गली, वो मानो मुझे जेल के कोठरी की तरह बंदी बनाना चाहती है। ऊपर देखकर आसमान देखूंगा, वो भी नहीं दिख रहा। एक धुंधले कोहरे से आसमान भरा है और उसके अंदर से एक तारा भी नहीं दिख रहा। जितना भी ये अद्भुत नज़ारे देख रहा था, उतना सिर घूम रहा था। क्या करूँ कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। बैग किताबों व सामान की वजह से भारी ही था। उसको ढोने के कारण खूब थकावट महसूस हो रही थी। ऐसे ही कुछ देर घूमने पर थक कर कहीं बैठ जाना होगा। अचानक मेरी धड़कन कांप उठी। कुछ दूर पर टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट्स के नीचे एक आदमी खड़ा है ना।
जल्दी से उसके तरफ आगे बढ़ा। पास जाकर देखा, अरे ये तो हमारा आशीष है। इतने समय के बाद भय व भावना सब सेकंड में भूल गया। आशीष आनंद से चिल्लाकर उसे बुलाते ही वो चौंक कर देखा। मैं बोला, क्या आश्चर्य है, तुम्हें खोजते ही तो इस गली में मैं भटक रहा हूँ। बाप रे बाप, किस अद्भुत गली में रहते हो, तो अंदर आने पर और निकल ही नहीं सकते। आशीष हंसकर बोला, आ गए मतलब। मैं बोला, आया कहाँ हूँ, तुमको न देखता तो कहाँ इस गली में तुम्हारा घर खोज पाता। मेरी बात का कोई उत्तर न देकर आशीष बोला, तो तुम्हें अभी भी याद हूँ मैं। ये क्या बात हुई? ज़रूर। नहीं भाई, याद नहीं रहते, अथवा मनुष्य जितना भी याद करके रखता है उसके अंदर ही हम सब जिंदा रहते हैं। मैं हंसकर बोला, तुम तो थे घुमंतु, दार्शनिक कब से हो गए। छोड़, अब तेरे घर चल, तुम्हारे सभी कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। आशीष कुछ निरुत्साहित होकर बोला, मेरे घर चलो? मेरा चिट्ठी मिला था? हाँ, वो तो कई महीने पहले। तुम्हारे लिए बहुत दिन इंतज़ार किया भाई, उसके बाद फिर निकल गया। फिर तो लौटे कब? उदास होकर आशीष बोला, आज ही। इस बार कहाँ गए थे? चलो बता रहा हूँ। उसी निर्जन गली से तब हम आगे बढ़ चले, लेकिन तब पहले की सभी बातें याद नहीं थी। आशीष ने बोलना शुरू किया, इस बार भाई गया था बहुत दूर, विशाखापट्टनम। बंदरगाह पर घूमते घूमते एक दिन एक सुंदर सा जहाज देखा। सुंदर कहे तो नया नहीं, जहाज तो बहुत पुराना था। समुद्र के खारे पानी के कारण उसका रंग उड़ गया था, चिमनी धुएं में काली हो गई थी। जहाज को देखने पर ऐसा लग रहा था कि इस काल इसने कई देशों व विदेशों की सैर की है। फिर सुना कि यह जहाज माल लेकर जाएगा जावा द्वीप पर। ये सुन और खुद को रोक नहीं पाया। भाई, जावा द्वीप सोच सकते हो ना? हाँ, जहाँ दूर दूर समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ों से भरे हुए हैं, वातावरण और जंगल में मसालों की सुगंध। आहा, यही सोच एकदम पागल हो गया। जानते हो, चाहे जैसे भी हो, जाना ही है जहाज में। जहाज के भाड़े के जितना पैसा नहीं था, और कहाँ वो जावा द्वीप दूसरा देश। बहुत मुश्किल से जहाज के एक चालक को खोजकर कुछ घूस देकर छुपकर जाने की व्यवस्था की। जहाज में एक तरफ विपत्ति समय के लिए तिरपाल से ढका छोटी नाव रहती है, उसी में तय हुआ कि उसी में से एक के अंदर मैं छुपकर बैठा रहूँगा। एक आदमी एक समय छुपकर मुझे खाना दे जाएगा। इसी निर्देश से रात को जहाज पर जाकर बोट में छुपकर बैठ गया। भोर होने से पहले ही जहाज चल पड़ा। उसके बाद कुछ दिन बहुत ही अद्भुत तरीके से काटे। पूरा दिन उसी के अंदर छुपा रहता, तिरपाल उठाकर बीच बीच में आसमान देखता और जहाज की आवाज़ को सुनता। आधी रात को जब सब आराम करने चले जाते, तब कुछ ही लोग वहाँ होते हैं। उसी समय निकलकर जहाज के रेलिंग के पास खड़ा होता था। ऐसे ही कुछ दिन बाद जावा जा पहुँचा। पहले से ठीक था कि सभी जब उतर जाएं, तब वो चालक किसी तरह मेरे उतरने की व्यवस्था कर देगा। लेकिन बंदरगाह पर जहाज के जाने से एक दिन पहले ही वो बताकर गया कि ऐसा करने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ माल उतारने के बाद ही तुरंत जहाज चेकिंग के लिए जाएगा। वो आदमी जो मुझे खाना देकर जाता था, उसने उपाय बताया कि जब सभी जहाज को बंदरगाह पर भिड़ाने में लगे होंगे, तब किसी तरह मैं पानी में उतर अगर तैर कर जाऊं तो बच सकता हूं। मैं इसी में राजी हुआ। अगले दिन जहाज किनारे पर लगाने की व्यवस्था हो रही है। उसी समय छुपकर बोट से निकलकर मैं नीचे उतर गया। जहाज के दूसरी तरफ रेलिंग से जाकर नीचे कूद गया। नीचे कूदा वो तो ठीक है, पर उसी समय जहाज के किनारे से टकराने के कारण कुछ इधर आना शुरू किया। जहाज के पैडल से पानी की बड़ी लहरें उठ पड़ी। उस लहर में बहुत खिंचाव था, किसी भी तरह उससे नहीं निकल पाया और सीधे जाकर उस घूमते पैडल से धक्का लगकर नीचे की तरफ चला गया। मैं चौंक कर बोला, फिर क्या? उसी पैडल का धक्का कितना ज़ोर से लगा है देखोगे? सामने एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उसी के पास जाकर आशीष ने शर्ट उठाकर दिखाया। ये क्या? शर्ट के नीचे तो कुछ भी नहीं है, एकदम साफ, कुछ भी नहीं। फिर ठीक से देखा, देह नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस तरफ के लैंप पोस्ट को मैं साफ देख रहा हूँ। ऊपर की तरफ देखा, आशीष का सिर नहीं है, कुछ भी नहीं। डर से चिल्लाकर बैग हाथ में लेकर मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन जाऊँ कहाँ? जिधर भी जाता हूँ उधर गली का मुंह बंद है। चिल्लाते हुए एक पुराने घर के दरवाजे को पीटने लगा। कोई है? कोई है? अंदर कोई है? दरवाज़ा झंझना उठा, पर किसी की कोई आवाज़ नहीं। चारों तरफ अंधेरा। तभी मुझे ऐसा लगा मानो ये गली मेरे चारों तरफ सिकुड़ते हुए बढ़ रही है। सब जगह एक दुर्गंध। उसके बाद मुझे कुछ और याद नहीं है।
जब होश आया तो देखा कोई एक आदमी मुझे बोल रहा है कि साहब उतरिए, दिल्ली बस स्टैंड पहुंच गए हैं। दिल्ली बस स्टैंड? आश्चर्य होकर देखा। मैं अपने बैग के साथ एक रिक्शे पर बैठा हूँ। सामने दिल्ली बस स्टैंड उतरकर रिक्शे का भाड़ा दिया, लेकिन कब और कैसे मैं रिक्शे पर चढ़ा कुछ भी याद नहीं कर पाया। फिर कुछ दिन बाद खोज लेकर पता चला कि ठीक 4 महीने पहले जावा के बंदरगाह पर आशीष ठीक उसी तरह मारा गया था। तो वो कौन था जो मुझसे दिल्ली की उस गली में मिला था? तो क्या वो आशीष की आत्मा थी? कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।